ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। माँ सरस्वती, गणपति, देवादिदेव महादेव एवं माँ पार्वती को स्मरण करते हुए आइए आज हम हिंदी पाठशाला में प्रवेश करें। पिछले एपिसोड में मैंने आपको वाणी के विषय में बताया था, यानी बोली के विषय में बताया था। बोली क्या है? ये विचारों की अभिव्यक्ति है। बच्चा जब पालने में रहता है तो वह अपने विचारों को, उसे क्या चाहिए, अपने माँ से केवल रोने के माध्यम से ही बताता है। चाहे उसे पेट में दर्द हो तो वो रोता है, चाहे भूख लगी हो तो वो रोता है। तो माँ असमंजस में पड़ जाती है। वो प्रयोग करती है, बच्चे को पहले दूध पिलाती है, यदि उससे रुके नहीं तो फिर वो डॉक्टर के पास ले जाती है। किंतु कालांतर में यह बच्चा रो के अपने विचारों को प्रकट नहीं करता है, बल्कि बोली के माध्यम से वह अपने माँ को अपने विचारों को प्रकट करता है। और यही बोली जब व्याकरण का रूप ले लेती है वही भाषा कहलाती है। बंधुओं, शिव शंकर ने तांडव नृत्य के बाद शौनकादि ऋषियों को आशीर्वाद के स्वरूप अपने डमरू को बजाया था। डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया और जो उसका स्वर निकला तो पाणिनि ने उसे स्वरबद्ध कर दिया, अपने व्याकरण में ढाल लिया उसे। यही माहेश्वरी सूत्र कहलाता है। यही सूत्र व्याकरण का मूल है, उसका बीज है, इसका बीज मंत्र है। ये 14 सूत्र क्या हैं? अयुण रील ऋक एवं आय ओच हाय वारट लण यम गणनम झवय गणदस जब गणदस खप छटता कपय शशर और हल। ये 14 सूत्र हैं। प्यारे बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये तो मैंने खाली ये जो उसमें जो स्वर निकले उसके माध्यम से मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। अब मैं स्लो मोशन में उसे आपको बताऊंगा। देखिए, अ इ उ ण जो आपके हल है इसको छोड़ दो आप। तो क्या? अ इ उ ण को निकाल देना। उसके बाद क्या है? री री क को निकाल देना। री री मैंने अ इ उ री री। फिर आगे क्या है? ए ओ ङ को निकाल दो। ए ओ। अब क्या है? अ इ उ री री ए ओ आउ च को निकाल दो। आउ ओ ए ओ आउ। हा य व र ट को निकाल दो। हा य व र। लण में से अण को निकाल दो। ल। फिर यम गण नम यम ङ अण न म को निकाल दो। ठीक है। झ भ य झ भ। घ ढ ध श को निकालो। घड़ ध। ज ब गड़ द ज ब गड़ द श को निकाल दो। ख फ छ ठ थ च ट त व को निकाल दो। क प य को निकाल दो। श स र को निकाल दो। ह ल को निकाल दो। इति माहेश्वर सूत्राणि पाणिनि द्वारा पाणिनि अष्टाध्याय में ये लिखा गया है। ठीक है। ये और कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होइए आप। ये अ आ इ उ ए आई ओ औ अंक क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न
प फ ब भ म य र ल व श ह। और अक्षर और त्र क्या है, ये आप दो अक्षरों से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका स्वर और व्यंजन है। किंतु अब आप ये कहेंगे तो स्वर और व्यंजन ये ऐसे क्यों नहीं करते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो ये सूत्रों को अलग अलग रखा गया है। आपने कभी देखा होगा कि जो टाइपराइटर होते हैं तो उसमें सीधे ABCD एक लाइन पर नहीं होते हैं, वो बनाए रहते हैं। आपने देखा होगा ASDF GF LK JH ऐसे बनाया रहता है ना, तो ताकि लिखने में आसानी हो। तो वैसे ही इसमें भी ये सूत्र हैं। ये आगे देखो इको एणची, ठीक है, वृद्धि रेची, सच जो सोरो, ये सूत्र हैं। ये आगे जब संधियों में चलेंगे आप, वहाँ आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो ये हर एक सूत्र है जिससे क्या हो जाता है, अह का र होता है, र का रू होता है, ठीक है। ये सूत्र हैं। ये आगे आप जाके फिर अभी आप कंफ्यूज मत होइए। अभी आप साधारण भाषा में ये समझ लिए, ये स्वर और व्यंजन है, राइट। आगे बढ़े हम। अब आता है वर्णमाला। ये वर्णमाला क्या होता है? वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों का आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको सपोज मैं बता रहा हूं अभी ये क्या है, क है ना, इसका अपना स्वरूप है। ये आप कहीं भी चले जाओ, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, आप राजस्थान में चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, आप उत्तरांचल में चले जाओ, आप हिमाचल में चले जाओ, वो उसके आकार को देख के बताएगा क है। किंतु इसी को हम इसको चेंज कर दें, इस पर मात्रा लगा दें हम ई, तो क्या हो गया, की हो गया, यानी इसका रूप परिवर्तन हो गया। तो यही रूप परिवर्तन के कारण, जिनका ये स्वरूप है और उनके रूप परिवर्तनों के कारण से हम जब इसको संयुक्ताक्षर बनाते हैं, उसी से शब्द बनते हैं, राइट। समझ रहे हो ना, मतलब किसी वर्ण का कोई आकार हो। अभी मैं आपको बताऊं अ ई उ री ये जो है, सबका अपना एक स्वरूप है। उस स्वरूप के का आधार पर ये हम वर्ण बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे पद बनते हैं उनसे, राइट। अब आगे चलते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। वर्ण क्या है, मूल जिसका कोई खंड, जैसे आपको स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ, ठीक है। इसका कोई खंड नहीं होता है, अ का खंड नहीं होता है, इसलिए इसको स्वर कहते हैं जिसका कोई खंड न हो। इसको आप इसके दो शब्द नहीं निकाल सकते। अ है, सपोज आप अ है, देखिए ये अ है, इसको आप इसका और आप इसको खंड नहीं कर सकते हैं, दो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए स्वर में आता है। किंतु वही व्यंजन में आ जाए तो व्यंजन क्या होता है, बिना स्वर के व्यंजन आप बोल ही नहीं सकते, राइट। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों के सहायता से, स्वरों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे व्यंजन कहते हैं, राइट। समझ रहे बात है। स्वर क्या है, वो स्वतंत्र है, स्वर स्वतंत्र है, उसको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं होती है, राइट। जैसे माँ बाप क्या है, स्वतंत्र है, किंतु छोटा बच्चा क्या है, परतंत्र है। वो बिना माँ बाप के रह नहीं सकता, वो खाना खुद नहीं खा सकता, माँ बाप
खिलाते हैं उसे, बड़े होने पर भले आपने खाने लग जाए, किंतु बच्चा पहले क्या परतंत्र है। उसी प्रकार स्वर क्या है, स्वतंत्र है, माँ बाप है, ये मूल है, ये मूल रूप है। आप समझ रहे बात है? किंतु व्यंजन क्या है, परतंत्र है, ये बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, इनकी कोई ध्वनि नहीं रहती है, केवल कंठ से बोले जा सकते हैं। अब जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, अ को तो आपने कह दिया, अ आ ई उ ये स्वर है, ये आपके बिल्कुल ये स्वतंत्र है, आप बोल सकते हैं, अपना अपना रूप है, अपना आकार है, अपनी ध्वनि है, ये स्वर है। किंतु जब यही चीज आप व्यंजन में आएंगे तो सपोज ये है ऐसा, ये व्यंजन है का, इससे स्वर निकाल दो, क, क्या वो उच्चारण हो जाएगा, क, क। ये है ग से निकाल दो स्वर क, तो इसका कोई आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं हम, क ख क ख, कोई उच्चारण नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। किंतु उसी के साथ ही अब क्या होगा, वही क प्लस अ इज इक्वल टू क। आप समझ रहे बात है? अब क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, इसमें क्या क्या है, क्या ये स्वर आ गया, फिर ये पूरा अपना अपना रूप ले लिया। ठीक है, इसका व्यंजन का कोई वो नहीं है, कोई रूप तो है उसका, किंतु इसकी ध्वनि नहीं है। तो उसकी ध्वनि को बनाने के लिए ही हम उसके साथ स्वर को जो जोड़ते हैं, तब वो पूर्ण व्यंजन बन जाता है। अब जैसे ये है क, और इस पर हम इसकी मात्रा छोटी ई की लगा देते हैं, प्लस छोटी ई इज इक्वल टू की। आप समझ रहे हैं, एक की, ये क्या है, क प्लस ई स्वर, ये इसकी मात्राएं हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा ये मात्राएं, तो की। उसी प्रकार क प्लस ए इज इक्वल टू के, राइट। तो इस प्रकार ये मेरे कहने का मतलब है आपको कि व्यंजन परतंत्र होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर अपने आकार से हो, उसकी ध्वनि से हो, वो स्वतंत्र होते हैं। किंतु व्यंजन जो होता है, आकार तो होता है उनका, किंतु ध्वनि नहीं होती है। उसके वो बोलेंगे तो वो पता नहीं था क बोल रहा है कि ग बोला, ख बोला, कुछ अंदाज ही नहीं आएगा उसका। किंतु उसी के साथ जब स्वर का सम्मिश्रण हो जाता है, तभी वो पूर्ण व्यंजन बन जाता है। आप समझ रहे बातें कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर स्वतंत्र में बोले जाते हैं और व्यंजन स्वर के संयोग से ही बोले जाते हैं, राइट। अब आगे चलेंगे हम वर्ण। पहले वर्ण विचार है। व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों का आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। जैसे मैंने अभी बताया है कि व्यंजन जो होता है वो परतंत्र होता है और वो स्वरों से मिलकर अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, इनके मेल से ही वो स्वर बन जाता है, पूर्ण व्यंजन बन जाता है। और फिर उनको मिलने से फिर उसके बाद उसके शब्द बनते हैं। वो शब्द कैसे बनते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड, जैसे क्या है, स्वर है, जिसको मैंने अ, आ, ई, उ, इसका कोई खंड नहीं होता, राइट, ये वर्ण है, इसलिए वर्णमाला कहते हैं, राइट।
अब क्या है, सपोज इसने अभी मैंने आप इसमें आपको दे रखा, मैंने यही बताया, मैंने यही चीज़ है। ये आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये सवेरा, सवेरा, राइट, सवेरा, ये क्या बन गया, शब्द बन गया है। अब इसमें क्या है, ये व्यंजन और क्या प्लस क्या है, स्वर है। अब देखो इसमें क्या क्या खंड होती है, स किससे बन गया, स प्लस अ इज इक्वल टू सा, राइट। फिर क्या है, वे क्या, वे किससे बन रखा है, व प्लस ए इज इक्वल टू वे, राइट। अब ये र प्लस आ के मतलब लग गया, राइट। इसे क्या बन गया, रा, तो क्या बन जाएगा, स प्लस वे प्लस रा, राइट। स प्लस, ये पूरा बन गया ना, सवेरा इज इक्वल टू सवेरा। आप समझ गए ना बातें। यानी जो व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, और स्वर 11 होते हैं। इनके 11 चिन्ह भी हैं, मात्राएं जिसे कहते हैं। इन्हीं मात्राओं को मिलाकर ही व्यंजन का रूप निरूपण होता है, और फिर वो शब्द बनते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, और वही वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं ना, अल्फाबेट्स कहते हैं, आपने तो सुना होगा, ठीक है। अब देखिए स्वर कितने होते हैं आपके पास, स्वर होते हैं 11। अ आ ई उ ए आई ओ औ, 11 है, राइट। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। क ख ग घ ङ, ये आपको स्वर के साथ मिला के बोल रहा हूं मैं, आए समझ में। व्यंजन है तो क ग ऐसा आएगा, तो व्यंजन क्या, अब मैं स्वर के साथ मिला के बोल रहा हूँ। व्यंजन क्या हुआ, पराश्रयी होता है, बिना स्वर के मेल से वो सब में अ मिला है, आ मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, क ख ग घ ङ, यानी सब में अ मिल रहा है, राइट। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह, राइट। 5 होते हैं। कप चट त, कप चट त, कवर्ग पवर्ग चवर्ग तवर्ग टवर्ग, ये 5 ये हो गए। अब फिर क्या है, य र ल व श श ह, तो 5 पंजे 25, 25 पर 8 कितना होता है, 33 व्यंजन हो गए और 11 स्वर। ये हमारी वर्णमालाएं हैं, और इन्हीं वर्णमालाओं के आधार पर जो पाणिनि का ये सूत्र है, आई उण रील रिक ये ओंग आई ओच हाय हाय वरट लण यम गणनम झबय घड़धस जब गड़धस कप चटता चटतव कपय सश सर और हल, इन 4 जो सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, ये इन 14 सूत्रों के मेल से ही व्याकरण का निर्माण होता है। इसको हम आगे अध्याय में आपको बताएंगे। समास कैसा होता है, संधि किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, ये आगे वर्णों में आपको बताएंगे हम, राइट। ये तो मैंने भैया बता ही दिया।
11 व्यंजन देते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ 11 व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ठीक है, ये 33 हो गए। जो स्वर के सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन का क्या है? क ख ग घ, राइट। स्वर की मात्राएं ये दिखा, या मैंने बता रखा है। ये देखो, अ का मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा है ये है, छोटी ऊ की मात्रा ये है, बड़ी ऊ की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, आई की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये है, औ की मात्रा ये है, अम की मात्रा ये है और अह की मात्रा ये है। व्यंजनों में 2 वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग यहाँ तक तो मैंने बताया था। अनुस्वार क्या है? ऊपर बिंदी, जैसे कंगाल, तो आपका जो अंग की मात्रा है ये मात्रा है अंग, ये अनुसार है। ठीक है। विसर्ग किसे कहते हैं हम? जैसे क्या क्या कहेंगे हम? प्रातः, तो ये दो बिंदु जो पीछे लग गए इसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग कहते हैं। प्रातः, ये अनुसार के ऊपर लग जाएगा अंग की मात्रा, और क्या बता, जो दो बिंदु इसके आगे लगेंगे उसको कहते हैं विसर्ग कहते हैं। अनुसार और विसर्ग, राइट। आप समझ गए ना? क्या है कि आपके क्या मैंने बताया, ये सूत्र जो पहले ये सूत्र को आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आपको ये फायदेमंद होगा। ठीक है। हमने आज से मैंने 52 साल पहले का पढ़ रखा है, तब नहीं पढ़ा था, आज भी हमें वो याद है। और इसके कारण आप इसको ऐसे आप जोक में मत लीजिए इसे। यदि इसको पढ़ेंगे, आप आगे संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको पढ़ने की। आपको जो आपका शब्द कैसे बनता है, कैसे क्या, वंदे वांछितं लाभाय चंदार्कित शेखराम विषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम तदानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तो इसमें जो आप हमें अनुसार कहाँ लग रहे हैं, विसर्ग कहाँ लग रहे हैं, कहाँ आपका जो विसर्ग का र हो जाता, र का ऊ, तो ऊ का स, ये सब इसी के कारण होता है। जब तक आप इसको बाय हार्ट याद नहीं करेंगे तो आपको शब्द नहीं बना सकते हैं। आज देखो, हम संस्कृत को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। जब तक आप संधि जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं उसके, आप संस्कृत, आपको जबकि बहुत ही मीठी बोली है हमारे संस्कृत, लेकिन क्या है, हम पढ़ नहीं सकते उसे। क्या है, उसमें बहुत क्लिष्ट होता है, कहाँ पर र है, कहाँ पर ऊ है, कहाँ का स है, कहाँ का विसर्ग है। तो जब तक आपको ये ज्ञान पूरा नहीं होगा, ये 14 सूत्र आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप उसको विच्छेद नहीं कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, द्या का आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, दीर्घ संधि। ठीक है। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तो विद्यालय, हमें विद्यालय क्या हो पता नहीं भैया। विद्या का घर यानी स्कूल। तो ये तो हमने आपको ये तो बहुत वाली बात कह दी मैंने। आप आगे जाएंगे आप, तो उसमें जब तक आप इन सूत्रों को नहीं लगाएंगे तो आप उसको विच्छेद नहीं कर पाएंगे, और जब तक विच्छेद नहीं कर पाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा यह क्या शब्द है, क्या राइट। तो इसका आप अच्छे ढंग से अध्ययन करके कीजिए। मैं आपको ज़्यादा लंबा मैं हालांकि और लंबा बना सकता हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं छोटे मैंने एक खंड करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आप उसको जितना मैं आज बताता हूँ उसको बार बार रिपीट कीजिए। आप कुछ नहीं जरूरी है, आप सुनिए, खाली सुनिए और लिखिए। ये मैंने लिखा ही है, ये पहले ये आप नोट कर लीजिए। ये पूरा लिखा है मैंने, असली ऊपर के शब्द हैं ये। ठीक है, तो इनको याद कीजिए आप, और मैं फिर आगे आपको
आपको बताऊंगा कि जो तालव्य कैसे होते हैं, मूर्धन्य कैसे होते हैं, दंत्य कैसे होते हैं, कौन से कंठ होते कैसे होते हैं, यानी शब्दों की ध्वनि कैसे निकलती है और कहाँ कहाँ से निकलती है। ओष्ठ शब्द स्वर कहाँ से हैं, दंत स्वर कहाँ से हैं, तालव्य स्वर कहाँ से हैं, आपका कंठ कहाँ से है, जो कंठ से बोले, गले से बोली जाती है। इसको आगे के एपिसोड में बताऊंगा मैं। तो मैं आज इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपको यदि ये एपिसोड सुनने में अच्छा लगा होगा, पढ़ने में अच्छा लगे, तो आप मेरे YouTube चैनल नरेंद्र कंडारे पर जाएं। मैं आपको पूरे व्याकरण के बारे में आसान शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। कोई क्लिष्ट शब्द आपको नहीं बताऊँगा। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आपके भी यदि कोई सुझाव हो तो आप मेरे को बताएं, ताकि उसमें मैं और सुधार कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।